चलो शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ब्रिज देखा था, और ब्रिज में क्या है, बेसिकली आपके तीन चीजें आती थी, फिल्टर, फॉरवर्ड और फ्लडिंग।
जो हब था, रिपीटर था, उसमें क्या है आपका फिल्टरिंग का ऑप्शन नहीं था। वो फीचर आपका प्रोवाइड किया ब्रिज ने। और जो आपका रिपीटर और हब थे, वो क्या था, वो ब्रॉडकास्ट करते थे, कोई भी मैसेज आया ब्रॉडकास्ट कर दिया सभी जितने भी डिवाइसेस थे सबके पास। लेकिन ब्रिज में क्या चेंज आया, ब्रिज अपनी फॉरवर्ड टेबल को यूज करता है और उसके बेस पे ये देखता है कि भाई उसने किस लैन के ऊपर अपना जो मैसेज है उसको ट्रांसमिट करना है। इन केस उसकी फॉरवर्ड टेबल में डेस्टिनेशन एड्रेस का कोई एंट्री नहीं है, तो उस केस में वो फ्लडिंग यूज करता है कि भाई जितने भी आपके पास लैन कनेक्टेड है उस ब्रिज पे, तो वो सब के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर देगा, फ्लड कर देगा मैसेज को। ठीक है। जो नेटवर्क ट्रैफिक था वो आपका ब्रिज के अंदर कम है एज कम्पेयर टू रिपीटर एंड हब, क्योंकि इसमें आपका फॉरवर्ड टेबल यूज हो रही है, उसको देख के वो ट्रांसमिट करता है। सिर्फ एक केस में इसमें ट्रैफिक बढ़ता है, वो है फ्लडिंग का केस, जब आपके पास फॉरवर्ड टेबल के अंदर एंट्री नहीं है ना। तो एक इसमें आता था ट्रांसपेरेंट ब्रिज, जिसको हम सेल्फ लर्नर ब्रिज भी बोल देते हैं। इसमें क्या है, अगर स्टार्टिंग के जो स्टेज है उसके अंदर आपके किसी डिवाइस की एंट्री तो होती नहीं, तो जैसे जैसे डिवाइस आप कोई मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, यूज करना शुरू करते हैं नेटवर्क को, वैसे वैसे ब्रिज क्या करेगा, अपनी फॉरवर्ड टेबल को मेंटेन करना शुरू कर देगा। ए को जैसे एग्जांपल लिया था हमने, ए से सी के पास अगर कोई मैसेज जा रहा है और ब्रिज के थ्रू, अब ब्रिज के पास शुरू में क्या है, कोई भी एंट्री तो है नहीं, ना उसके पास ए की एंट्री ना सी की एंट्री। जैसे ही इसने ए ने मैसेज ट्रांसमिट किया सी के लिए, वो ब्रिज के पास आएगा, ब्रिज देखेगा भाई ये कौन से लैंड से आया है, कौन से पोर्ट से आया है। तो ए की एंट्री मतलब ए के बारे में उसको डिटेल पता चल जाएगी, तो इसके बेस में वो अपनी एंट्री अपडेट कर देगा ए, और मान लेते हैं इसका पोर्ट है 1। अब जब सी यूज करेगा कोई मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए नेटवर्क को, ब्रिज को, तो उस टाइम सी की एंट्री अपडेट हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें एक जो इशू आ सकता है वो है लूप का। ये जो कुछ क्राइटेरिया है जो मैंने बताया, सेम चीज है कि मैप जो फ्रेम है मस्ट बी फॉरवर्डेड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। फॉरवर्ड टेबल ऑटोमेटिकली मेड बाय लर्निंग फ्रेम मूवमेंट्स इन द नेटवर्क। जैसे जैसे नेटवर्क के अंदर फ्रेम आपके मूव करेंगे, तो उसके बेस पे फॉरवर्डिंग टेबल आपकी अपडेट होती रहेगी। ठीक है। अब एक जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था लूप का इशू था जो इसके अंदर, वो डिस्कस करना, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसको देखते हैं अब कि लूप है, किस सिचुएशन में एक लूप का इशू आ सकता है कि भाई मैसेज है वो डेस्टिनेशन पे ना पहुंच के एक ही लूप के अंदर चलता रहे, उसी के अंदर घूमता रहेगा वो। तो ये चीज देखेंगे अभी। देखो, सपोज करो आपके पास दो लाइन है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। मैं बुक वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज ये है आपकी लाइन 1 और ये है आपकी लाइन 2। इसके ऊपर मान लेते हैं कुछ डिवाइसेस आपके कनेक्ट है, डिवाइस ए, डिवाइस बी, सपोज ये है आपका डिवाइस सी एंड डिवाइस डी। ठीक है। इन दोनों लाइन के बीच में मान लेते हैं हम दो ब्रिज है, मल्टीपल हो सकते हैं, दो की जगह 3 ले लो, 4 ले लो। मान लेते हैं ये है आपका ब्रिज 1, ये है आपका ब्रिज 2। ठीक है। अब सपोज करो, ध्यान से सुनना और साथ साथ इमेजिन करना। डिवाइस ए है जो, इसने मैसेज ट्रांसमिट करना है डिवाइस डी के लिए।
एज्यूम करते हैं हम, ठीक है। तो जो ए से मैसेज स्टार्ट होगा वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, ब्रिज के पास, है ना। जो भी उस लैंड से ब्रिज कनेक्ट है उसके पास जाएगा। तो ए से मैसेज चलना शुरू हुआ और ब्रिज 1 के पास गया, और इसके पास एक और ब्रिज है, ये ब्रिज 2 के पास भी गया, ठीक है। अब डी का डेस्टिनेशन हमें नहीं पता, मतलब ब्रिज को नहीं पता, तो ब्रिज 1 क्या करेगा, जिस लैन से आया है उस लैन पे प्लस जितने भी लाइन उससे कनेक्टेड है बेसिकली उन सब पे वो मैसेज को फ्लड कर देगा, ठीक है। सेम केस होगा जो मैसेज ए से चल के ब्रिज 2 पे आया है, ठीक है। ये भी लैन 1 पे ब्रॉडकास्ट होगा प्लस आपका लैन 2 पे ब्रॉडकास्ट होगा, है ना। अब देखो, जब ब्रिज 1 से ये मैसेज चला लैन 2 पे, उसको ब्रिज 2 मिला, वो ब्रिज 2 पे ही भेज देगा मैसेज को। तो ये वापस लैन 1 पे मैसेज पहुंच गया, ए से मैसेज चला, ब्रिज 1 पे आया, ब्रिज 1 से चलता हुआ वापस ब्रिज 2 पे पहुंचा, और ब्रिज 2 से वापस लैन 1 पे आ गया, है ना। सेम सिचुएशन बनेगी, जो मैसेज ए से चला ब्रिज 2 पे आया, एक सेकेंड, ए से चल के मैसेज ब्रिज 2 पे आया और 2 से लैंड 2 पे गया, लैंड 2 पे जाने के बाद वो ब्रिज 1 मिला उसको, वो ब्रिज 1 से वापस लैंड 1 पे आया। अब 1 पे आने के बाद वापस जाएगा वो, उसको देखेगा कि भाई लैन 1 पे कौन कौन से ब्रिज कनेक्ट है, फिर वापस ब्रिज 2 पे आ जाएगा। सेम सिचुएशन, जो ब्रिज 1 से मैसेज आया है ब्रिज 2 पे, 2 से लैन 1 पे, लैन 1 से वापस ब्रिज 1 पे, तो ये इस सर्कल में फंस जाएगा मैसेज, इसी में चलता रहेगा वो, है ना। ये बात सबको समझ में आई कैसे जा रहा है वो लूप में, यस नो। देखो, जो हमने दो लाइन्स के बीच में मल्टीपल ब्रिज रखी है, इशू तो आया भाई कि आपका लूपिंग का इशू आ रहा है कि मैसेज है लूप में फंस रहा है, लेकिन इसका एडवांटेज भी है। सपोज करो कल को एक ब्रिज डाउन हो जाता है आपका, मतलब एक ब्रिज अगर काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपका दूसरा ब्रिज काम कर लेगा, है ना। तो ये इसका एक एडवांटेज है मल्टीपल ब्रिज को कनेक्ट करने का। तो ये जो लूप का इशू था उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, उसका सॉल्यूशन होता है आपका स्पेनिंग ट्री से। स्पेनिंग ट्री आपने शायद पढ़ा भी होगा, याद है किसी को, डिस्क्रीट मैथ में भी आया हुआ, एल्गोरिथम तो शायद आपके सब्जेक्ट है नहीं, अदरवाइज एल्गोरिथम में भी आता है ये, पढ़ा किसी ने ये स्पेनिंग ट्री क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर में तो शायद नहीं था आपने। स्पेनिंग ट्री बेसिकली होता क्या है, एक ट्री है। ट्री क्या होता है, ग्राफ का
स्पेशल केस जिसके अंदर कोई लूप नहीं होती और हर एक नोड आपकी रीचेबल होती है। मतलब जैसे ग्राफ तो क्या है, ये आपका एक ग्राफ हो सकता है, मान लेते हैं इसमें टोटल 5 नोड है, ए बी सी डी ई, ये कंप्लीट बनके एक ग्राफ बन जाता है जिसमें सी भी नोड है, लेकिन सी रीचेबल तो नहीं है, हम किसी भी नोड से सी पे नहीं पहुंच सकते, है ना। ग्राफ कनेक्टेड भी हो सकता है और डिसकनेक्टेड भी हो सकता है। लेकिन जो स्पैनिंग ट्री है, एक ट्री होता है, जो ट्री में एक तो लूप नहीं होती, ठीक है, और हर एक नोड कनेक्टेड होती है। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा चेंज करूं, सपोज करो आपका ग्राफ इस टाइप से है, ये इसमें क्या है, कोई लूप नहीं है और हर एक नोड कनेक्टेड है, तो ये ट्री बन गया अब, है ना। ट्री क्या है, एक स्पेशल केस है ग्राफ का। तो सॉल्यूशन क्या दिया उन्होंने, इसमें ऐसा किया कि भाई जितनी भी लाइन है आपकी नेटवर्क में, मान लिया ये आपकी मल्टीपल लाइन हो सकती है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि भाई जितनी भी लाइन है जो कि ब्रिज से कनेक्टेड है, मान लिया एक ब्रिज ये है, दूसरा ब्रिज ये है, ये इससे कनेक्टेड है, ये आपके ये ब्रिज 1, ब्रिज 2, इस टाइप का कुछ केस बन सकता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है कि भाई जितनी लाइन आपकी कनेक्टेड है, आपको अगर मैसेज ट्रांसमिट करना है किसी पर्टिकुलर लाइन से किसी दूसरी लाइन के लिए, ठीक है, तो उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है। मल्टीपल केस बन सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ हो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि शॉर्टेस्ट पाथ, दूसरा केस हो सकता है कि भाई मिनिमम डिले होना चाहिए, जो मैसेज आप ट्रांसमिट कर रहे हो उसके अंदर जो ट्रांसमिशन में जो टाइम लगेगा वो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम डिले हो सकता है। तीसरा कि भाई जिस रूट के थ्रू आप मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हो उसकी जो बैंडविड्थ है वो मैक्सिमम हो, मैक्सिमम बैंडविड्थ। इसको कुछ आप रियल लाइफ से भी ऐसे कनेक्ट करो, तो जैसे सपोज करो आपको कॉलेज से अपने घर जाना है, ठीक है, और आपको घर जाने के मल्टीपल रूट हो सकते हैं। सपोज करो विजिबल है ना सबको? यस सर। सपोज ये आपका कॉलेज है, कॉलेज से आपने घर जाना है, तो एक तो मान लेते हैं ये बीच में अलग अलग स्टॉप है 1 2, और इसके बाद आपका घर है, मान लेते हैं होम, और दूसरा रूट हो सकता है डायरेक्ट, तीसरा हो सकता है किसी और पाथ से, सपोज जिसमें आपका स्टॉप आ रहा है 3 एंड 4, एक मान लेते हैं 5, ठीक है, ये अलग अलग रास्ते हैं। आपका शॉर्टेस्ट पाथ मान लेते हैं कि भाई हर एक डिस्टेंस है, जो हर एक मतलब ये जो लिंक है ये 1 यूनिट का है, 1 किलोमीटर है सपोज करो, तो इस रूट से जाएंगे अगर हम, ये जो रूट आपका, इसमें टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2 एंड 3, टोटल 3 किलोमीटर, और डायरेक्ट कॉलेज से घर जा रहे हैं तो इस पे आपका डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, और सपोज करो ये पाथ फॉलो कर रहे हैं हम, इस पे आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, 4 किलोमीटर। अब देखो, अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करते हो, ये वाला पाथ 1 किलोमीटर का, आप कर सकते हो, नो डाउट, तीनों पाथ में से कोई सा पाथ फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी हो। अब लेकिन अगर ये फॉलो करते हो सकता है जो ये शॉर्टेस्ट पाथ है ये बहुत बेकार रास्ता हो, टूटा फूटा रोड है, गड्ढे है,
जाने लायक है ही नहीं, हो सकता है ना। और आप इस वजह से इस बात को फॉलो नहीं करते कि भाई गड्ढे है, जाने में टाइम 1 किलोमीटर का अगर 10 मिनट लगनी थी, आपको आधा घंटा लग रहा है, तो इस पे जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप ये वाला पाथ फॉलो करते हो जो कि लॉन्गेस्ट नहीं है लेकिन शॉर्टेस्ट भी नहीं है, ठीक है, हो सकता है इसमें जो जाने में टाइम लग रहा है आपका, वो पहले वाले जो रूट से तो कम लग रहा है, लेकिन फिर भी काफी टाइम लग रहा है, क्योंकि हो सकता है इसमें ट्रैफिक ज्यादा हो, है ना। पॉसिबल है कि भाई हैवी ट्रैफिक है, जैसे दिल्ली बेंगलोर बड़े शहरों में आपको 2-4 किलोमीटर जाने के लिए क्या पता 20 मिनट लग जाए, गाड़ी में भी ट्रैफिक ज्यादा हो सकता है। और सपोज करो ये लॉन्गेस्ट पाथ आपका, लेकिन इसमें ट्रैफिक भी नहीं है और बैंडविड्थ भी ज्यादा है, तो चौड़े रोड है आपके और ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, आपको टाइम बहुत कम लगेगा इसमें, है ना। तो जो रूट आप डिसाइड करोगे वो बेसिकली कुछ पैरामीटर है जिसके बेस पे आप ये डिसाइड कर रहे हो। इसी तरीके से ब्रिज करता काम कि भाई आपने जो मैसेज ट्रांसमिट करना है वो इंटरनल लॉजिक होता है उसका, कि भी उसने कौन सा फॉलो करना पाथ, जिसमें टाइम कम लगे या पाथ छोटा हो या फिर बैंडविड्थ ज्यादा हो, है ना। तो इन बेस पे वो एक अपना पाथ डिसाइड कर लेगा। और इसमें क्या होगा कि भाई जब आप उस पाथ से फॉलो करते हो, अब आपने देखा, सपोज मैं बुक वाला एग्जांपल ले लेता हूँ दोबारा बनाने की बजाय। अब देखो जो ब्रिज है B1, इसमें टोटल कितने 5 ब्रिज दे रखे इन्होंने, B1 B2 B3 B4 एंड B5। हर एक का अपना फॉरवर्डिंग टेबल होगी, हर एक को पता कि उससे कौन कौन सी लाइन कनेक्टेड है। तो अब उसको ये पता कि भाई लाइन 1 से अगर आपने कोई मैसेज भेजना है तो उससे कौन कौन से ब्रिज कनेक्ट है, तो वो मैसेज जाएगा आपका किसी पर्टिकुलर ब्रिज के पास, मान लेते हैं वो B1 के पास गया, लाइन 1 से B1 का डिस्टेंस है मान लेते हैं 1 और B2 का डिस्टेंस है 1, सर दोनों का 1 है। लेकिन अब जाने के बाद आगे ये देखेंगे कि भाई अगला जो रूट है, अगला जिस नोड पे उसने भेजना है उसका B1 से कितना डिस्टेंस है, ठीक है, हर एक का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि हमें हर एक नोड का आपको एक पाथ का मतलब टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। सपोज करो आपने लैन 1 से लैन 4 पे किसी डिवाइस के पास मैसेज भेजना है, डिवाइस 1 से डिवाइस 4 के पास। अब इसको ये पता कि भाई डिवाइस 4 पे आपका टोटल 4 नोड के थ्रू आप पहुंच सकते हो। इन केस अगर लूप मिल जाती है उसको, सपोज करो ये लूप है, आपका लैन 1 से B1 पे गया, B1 से आपका लैन 2 पे आया और वापस ब्रिज 3 पे गया, ब्रिज 3 से आपका लैन 3, लैन 3 से आपका ब्रिज 2 और वापस लैन 1, तो D4 पे तो पहुंचा ही नहीं वो, है ना। तो हर एक ब्रिज के पास आपकी डिटेल होगी पूरी, और उसको ये पता है कि भाई आपका जो रूट है उस पे आपको D4 पहुंचने में 4 नोड के थ्रू पहुंच सकते हो आप। अगर उसको ज्यादा लग जाए उससे, एक मतलब इसका मतलब क्या है, अगर 5 नोड हो जाए उसकी, 4 नोड में अगर वो पहुंचा नहीं, 5 होने के बाद इसका मतलब क्या है, वो गलत रूट पे चल पड़ा, है ना। तो इस तरीके से वो जो लूपिंग की प्रॉब्लम है उसको सोल्व करता है। ये बात समझ में आई सबको। अगर ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ट्रांसपेरेंट ब्रिज क्या है और लर्निंग लर्निंग का कंसेप्ट क्या है, फ्लडिंग फ्लडिंग क्या है, फॉरवर्डिंग क्या है, फिल्टरिंग क्या है, किस लेयर पे ये काम करता है, और ये जो लूप का इशू था, लूप का इशू कैसे रिजॉल्व हुआ स्पैनिंग ट्री से, तो ये सारा का सारा आपने एक्सप्लेन करना है।
गेट के पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नेट के पॉइंट से भी और यूनिवर्सिटी के पॉइंट से भी। किसी को इशू हो तो बताओ, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक को मूव करता हूँ। चलो अब देखते हैं एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू पहले मिल गया था आपको। चलो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एनआईसी होता कैसा है। स्क्रीन दिख रही है सबको? देखो ये एनआईसी है आपका बेसिकली, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसमें जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये आपका मदरबोर्ड से, मदरबोर्ड होता है जो आपका कंप्यूटर में, उससे कनेक्ट होता है, डायरेक्ट आपका इंजेक्ट हो जाएगा उसमें। ठीक है, और ये जो स्लॉट है, पोर्ट है ये बेसिकली, RJ45 बोलते हैं इसको, रजिस्टर्ड जैक 45, RJ45। इसमें आप अपनी इथरनेट केबल कनेक्ट करते हो। ठीक है, जो आपका, एक सेकेंड, एनआईसी है, इसका मेन पर्पज क्या होता है, आपके डिवाइस को, या तो वो आपका पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, ठीक है, इनको किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना। दूसरा डिवाइस हो सकता है या फिर इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट करना, या फिर दूसरे डिवाइस से। ठीक है, ये मेन पर्पज होता है एनआईसी का। और जो एनआईसी है ये आपके मदरबोर्ड पे कनेक्ट है, आपको बता दिया पहले। और इसमें क्या है, वो एक RJ45 पोर्ट है। RJ45 पोर्ट पे आप अपनी इथरनेट, जो इंटरनेट की वायर है, उसको कनेक्ट करते हो। और जो ये एनआईसी है, ये आपका इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप का होता है बेसिकली। इंटरनल कहाँ पे होता है और एक्सटर्नल कहाँ पे होता है, वो देखो। जो डेस्कटॉप होता है आपका, डेस्कटॉप में बेसिकली इंटरनल एनआईसी होता है आपका।
और एक्सटर्नल होता है आपका बेसिकली लैपटॉप वगैरह में, ठीक है। अब जो आपने अपने डिवाइस में कहना है आपने लगा दिया, ठीक है। अब डिवाइस से आपने दूसरे नेटवर्क में या इंटरनेट से आपने कनेक्ट करना है, वो आप वाया वायर कर सकते हो या फिर वो वायरलेस हो सकता है ना। इंटरनेट से तो आप वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, वायरलेस भी कर सकते हो, वाईफाई बोल सकते हैं जिसको हम, है ना। तो एक होता है इसमें ब्लूटूथ भी, आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो किसी दूसरे डिवाइस से अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को, है ना। तो जो लैपटॉप है आपका, उसमें ये तीनों फंक्शनलिटी होती है। आप वायर से भी कनेक्ट कर सकते हो, वायरलेस से भी कर सकते हो, ब्लूटूथ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो डेस्कटॉप होता है उसमें जनरली वायर्ड का ही ऑप्शन होता है। अगर आपने उसमें वायरलेस या ब्लूटूथ की अलग से फंक्शनलिटी चाहिए तो अलग से आपको एक हार्डवेयर परचेज करना पड़ेगा और वो कनेक्ट करना पड़ेगा। इसमें एनआईसी में क्या होता है, एक एंटीना होता है बेसिकली छोटा सा। एंटीना आपको बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन एक एंटीना होता है जिससे आप अपने जो वायरलेस है या ब्लूटूथ है उसमें सिग्नल कैच करने का काम करता हुआ आपका, ठीक है। अगर आपको ये चीज डेस्कटॉप में चाहिए, जो आपका लैपटॉप नहीं है बेसिकली, जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें चाहिए, तो आपको जो एनआईसी चाहिए उसमें ही एक एक्सटर्नल एंटीना लगा होता है, क्योंकि वो आपको इनबिल्ट तो आता नहीं, आपको बाहर से वो कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे अगर मैं इसमें डायग्राम दिखाऊं आपको, मतलब कोई इनपिक हो तो, हाँ जैसे ये देखो, आपको दिख रहा है ना ये एंटीना बेसिकली, ये आप डेस्कटॉप में, अगर जैसे डेस्कटॉप में तो क्या है, वाईफाई का ऑप्शन है नहीं आपके पास, तो एक्सटर्नल आप एक हार्डवेयर लोगे एनआईसी और उसको अपने मदरबोर्ड पे कनेक्ट कर दोगे, और उसमें ये एंटीना आपका लगा होता है बाहर। जो इनबिल्ट आपके लैपटॉप में आती है चीजें एनआईसी, उसमें ये इनबिल्ट होता है आपका, जो एक कार्ड होता है एनआईसी कार्ड, इसके ऊपर इनबिल्ट होती है ये एंटीना, अलग से नहीं दिखेगा आपको। और जनरली जो मेन कंपनी है जो इसको बनाती है, जैसे टीपी लिंक है, या फिर आपकी इंटेल भी बनाती है, और रियल टेक, क्वालकॉम करके भी एक कंपनी है, क्वालकॉम कुछ ऐसी स्पेलिंग है, तो वो भी आपका ये एनआईसी कार्ड वगैरह बनाती है। तो एनआईसी कार्ड है क्या, इसकी फंक्शनलिटी क्या है वो आपको पता चल गई। अगर मैं जैसे आपको, अगर मैं मेरे लैपटॉप में दिखाऊं, डिवाइस मैनेजर में जाओ, यहाँ पर नेटवर्क अडेप्टर नाम से एक ऑप्शन होता है। इसमें देखो ये ब्लूटूथ का है, नीचे वायरलेस है, तो ये ड्राइवर इंस्टॉल्ड है बेसिकली हार्डवेयर के ऊपर। ये एनआईसी का ये काम करते हैं बेसिकली, आपको नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करवाने के लिए, ठीक है। जिस भी कंपनी का आपका हार्डवेयर है उस कंपनी का आपको फिर ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। कई बार इनबिल्ट भी आने लग गया अब तो विंडो के साथ। ये क्लियर है सबको। जो आपका मैक एड्रेस भी होता है वो भी एनआईसी के ऊपर होता है, क्योंकि जब आप मतलब किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करते हो वाया इंटरनेट, आपका मैक एड्रेस यूज होता है, अगर आप विद इन सेम नेटवर्क आप यूज कर रहे हो तो, है ना। तो आपका मैक एड्रेस कहाँ से पता चलेगा उसको, आपका मैक एड्रेस पता चलेगा उसको एनआईसी पे। एनआईसी पे मैक एड्रेस लिखा मिलता है, और ये आपका, आप मदरबोर्ड से कनेक्ट हो गया,
इस साइड आप इंटरनेट से वायर के थ्रू कनेक्ट कर लोगे। और लिखा मिलने का मतलब ये नहीं कि ऊपर प्रिंटेड है, प्रिंटेड भी हो सकता है, लेकिन वो तो अंदर रजिस्टर में होता है, रजिस्टर के थ्रू ही वो कैच करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली वर्किंग है इसकी। मेरी तरफ से आपका कंप्लीट हो चुका है, किसी को पूछना हो तो कुछ पूछो। चलो किसी ने नहीं पूछा तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।